हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए हम अपनी द हिंदू के न्यूज़पेपर रीडिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग से देखो क्या क्या होता है। हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, इसका मतलब हम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं जो अप टू डेट अभी चल रही है। एक तो ये पॉइंट है। अब वोकैबुलरी, ओके फाइन। अब जैसे अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैम जो ये वोकैब हमने पढ़ी है ये तो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ भी नहीं करते हैं, अब बताओ मुझे हम क्यों नहीं यूज़ करते। क्योंकि हम वही कुछ फिक्स शब्द हमने अपने बचपन में लर्न कर लिए, उन्हीं पे हम रिजिड हैं। अब हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे कि सपोज करो आज के शब्द में आपको ये ग्रैपल दिखाई दे रहा है, छोड़ो इसका मीनिंग क्या है, आपको इसमें से कुछ तो कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज दिख रही है जिसको आप पहले से जानते हो। हाँ दिख तो रहा है मैम, ये डील शब्द है, तो डील शब्द आप पहले से यूज करते आ रहे हो ना कि आई विल डील विद इट, आई विल डील विद इट। तो अब वैसे ही इस डील वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो इसके सिनोनिम्स के साथ में। तो ये आपकी डेफिनेटली वही वोकैब है जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं, बट हम कर नहीं रहे क्योंकि हम अपनी पुरानी चीज़ें जो बचपन में हमने सीख ली हम वहीं पे फिक्स्ड हो गए हैं। एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम चीज़ों को आगे मूव ऑन नहीं करना चाहते। तो ये सारे शब्द आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे शब्दों को आप अपनी इंग्लिश में यूज़ करने लगिए, अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करने लगिए। अब जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक वर्ड आप बोलते हैं उसको रिप्लेस करिए इन शब्दों के साथ में। तो ये शब्द भी आपकी लाइफ में एक्टिव वर्ड्स बन जाएंगे, पैसिव की बजाय। ठीक है, ये डिपेंड अब आप पे करता है कि आप थोड़ा रुक के अपने आप को ठहर के शब्दों को समझें। अरे हाँ मैंने आज ये पढ़ा था तो मैं इसकी जगह ये भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना। तो जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तभी चीज़ें हमारी ग्रो करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि आप इसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। डन है। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। बट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और क्लास को कर दो स्टार्ट। और हाँ, यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टू ग्रैपल विद समथिंग। अब वैसे तो कोई सिंपल वर्ड ही है ये, ग्रैपल विद इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाता है और ग्रैपल वर्ब है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी भी चीज़ से निपटना, उससे संघर्ष करना, उससे डील करना। सो स्ट्रगलिंग टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट, तो कोई चीज़ मुश्किल है जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उससे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ में। अब सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट। गवर्नमेंट्स आर ग्रैपलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट किस चीज़ से जूझ रही है, किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है, किस चीज़ से फाइट कर रही है कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। सो गवर्नमेंट्स आर, अब बोलोगे मैम गवर्नमेंट्स कैसे हो गया, देखो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, तो उस फॉर्म में यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बोल दिया। तो कम आपका डेफिनेटली गवर्नमेंट कलेक्टिव है, बट आपका प्लूरल भी तो हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं। तो ये ग्रैपल कर रही है, फाइट कर रही है किसकी चीज़ के साथ में, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में। ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफन ग्रैपल विद स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो स्टूडेंट्स किस चीज़ से संघर्ष करते हैं, किस चीज़ से लड़ाई लड़ते हैं वो एग्जाम्स के ड्यूरिंग में, स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस से उनको फेस करना पड़ता है, उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है, भाई जूझना पड़ेगा उस चीज़ से, डील करना पड़ेगा आपको, उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा आपको, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कोप करना पड़ेगा आपको उस चीज़ से, कोप विद। तो अब देखो ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, उससे संघर्ष करना, उससे लड़ाई लड़ना, स्ट्रगल करना उसके साथ में। इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आ गया, विद। स्ट्रगल विद। कंटेंट का मतलब अगेन आप उस चीज से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आप उस चीज के साथ। कॉप करना मतलब उस चीज से आप निपटना, डील करना उससे। ठीक है, जैसे आई विल डील विद इट, आई विल कॉप विद इट। अब ना ये एग्जाम में वर्ड आता है तो इसके साथ होता है कॉप अप विद, तो कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद ही होता है, अप नहीं होता कुछ भी। ये पता नहीं कहाँ से ऐसा चलता आ गया कि आई विल कॉप अप विद, आई विल कॉप, इट्स नॉट कॉप अप, इट्स ओनली विद नॉट अप। एंड डील विद एंड कन्फ्रंट करना मतलब उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ को स्ट्रगल करना, उस चीज़ के साथ फाइट करना। अब इनको देखो, अब आप एवरी डे कोशिश करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तो आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी। अच्छा,
अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो नहीं देखा किसी को यूज़ करते हुए। किसको देखते हो आप, किसके साथ रहते हो आप, किसको सुनते हो, वो भी तो डिपेंड करता है ना कि वो कैसे हैं। अब आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, वहाँ आप उन एंकर को सुनिए कि वो कैसे इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंग्लिश में किसी की स्पीच सुनिए, आप इंग्लिश में मूवीज़ देखिए, फिर वहाँ देखिए कि क्या ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी तो देखो कि आप कैसे लोगों के बीच में हो, कौन लोग हैं, वो किस प्रकार की वोकैब यूज़ करेंगे, वो उनके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपने आप को हर बार अपनी सराउंडिंग से मत आप काउंट करो, अपने उसे आगे बढ़ के चीज़ों को देखो आप। ठीक है, तो वहाँ आपको दिखेगा तो फिर आपको लगेगा हाँ मैं भी तो ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इसीलिए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बोला जाता है कि इंग्लिश वीडियोस देखनी चाहिए, मतलब इंग्लिश चैनल्स हमें देखने चाहिए, उससे हम उनकी यूसेज को ज़्यादा देखते हैं। डन। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अब डिग्रेडेशन, TION है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और ग्रेड, ग्रेड आप जानते हैं हमारे ग्रेड कर देना मतलब किसी चीज़ को अपग्रेड कर देते हैं हम, तो मतलब हमने उसके जो स्टैंडर्ड है उसको और बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया, उसको अच्छा कर दिया, हमने उसको बेटर कर दिया। और डिग्रेड कर दिया मतलब हमने उसको खराब कर दिया, डिग्रेड करना मतलब उसको खराब कर देना। तो अगर किसी भी चीज़ में गिरावट आ रही है तो मतलब वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेड कर दिया आपने, उसको बेहतर बना दिया, और डिग्रेड हो गया मतलब वो चीज़ खराब हो गई। तो द प्रोसेस ऑफ समथिंग बिकमिंग वर्स, वो चीज़ बैड बुरी थी, अब वो उससे बदतर कर दिया। जैसे पहले वो चीज़ अच्छी थी, गुड थी, अच्छी थी, हमने उसको बेटर कर दिया, तो यानी कि उसके कंपैरेटिव, इसके कंपैरिजन में हमने उसको अच्छा कर दिया। और वो चीज़ बुरी थी, अब हमने उसको और बुरा कर दिया, वर्स कर दिया, हमने उसकी क्वालिटी को और डैमेज कर दिया, उसकी क्वालिटी को और रिड्यूस कर दिया। सिनोनिम्स में डिक्लाइन कर देना, कम कर देना, उसको ख़त्म कर रहे हैं, अब गिरावट आ रही है, और बद से बदतर हो रहा है, डिटेरियोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीके हो रही हैं चीज़ें, ख़राब हो रही हैं, डीजेनरेशन मतलब गिरावट आना। सो रैपिड, रैपिड मतलब जो तेज़ी से गिरावट आ रही है एयर क्वालिटी में, ये एक बहुत मेजर हेल्थ कंसर्न बन गई है सिटीज़ में। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस समय तो जो यहाँ का AQI है वो इतना ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। और अभी सुनने में आ रहा है कि अभी तो और ज़्यादा AQI ख़राब होगा। सो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मैं घर के अंदर होते हुए भी आई कैन फील प्रॉब्लम्स इन माई नोस्ट्रिल। सोचो जो लोग बाहर हैं, जो बाहरी एक्सपोज्ड हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। सो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, गिरावट, गिरावट आना। ग्रेड कम हो गया, अपग्रेड चीज़ें ऊपर हो गई, बेहतर हो गई, अच्छी हो गई, गुड थी अच्छी बेटर हो गई, वो पहले बैड थी अब वो वर्स हो गई, खराब हो गई, डिग्रेड हो गई, डाउन हो गई, डिक्लाइन हो गई, डेटेरियोरेशन, किसी की हेल्थ डेटेरियोरेट हो गई मतलब उसकी हेल्थ और उसमें गिरावट आ गई है, डीके हो गई, डीजेनरेशन। सो जैसे जो लगातार एयर क्वालिटी में जो गिरावट आ रही है वो एक मेजर हेल्थ कंसर्न बन गई है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, शो करना, तो रिफ्लेक्शन मीन्स आप शो हो गया, यहाँ पे नाउन है, ये शो हो रहा है हार्मनी। हार्मनी का मतलब शांति, पीस। सो समथिंग, ऐसी कोई चीज जो हमें दिखा रही है क्या, शो हार्मनी। रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी मीन्स बैलेंस, पीस एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन। अच्छा अब देखो इसको ऐसे, हेल्थ जो है, अगर वो आपकी हेल्थ अच्छी है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी है किस किस चीज़ के बीच में, आपकी इनसाइड बॉडी के रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी है। मतलब आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं, आपका जो कंप्लीट सिस्टम है वो बहुत स्मूथली काम कर रहा है, तभी तो हमारी गुड हेल्थ है ना, नहीं तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमारी जो बॉडी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मेरे को खांसी हो गई थी और उसको रिकवर होने में मुझे अराउंड 20 डेज का टाइम लग गया। 20 डेज का मुझे टाइम लग गया सिर्फ खांसी से रिकवर होने में। तो इसका मतलब उस समय मेरी हेल्थ बिल्कुल, दिल्ली की एयर क्वालिटी में तो आप समझ ही सकते हैं वो चीज़ वर्स हो गई थी, है ना, डिटेरियोरेट हो गई थी, वो चीज़ डीजनरेट हो गई थी, खराब हो गई। अगर मेरी हेल्थ एकदम अब परफेक्ट है, मुझे कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि मेरी पूरी जो इनसाइड बॉडी है वो हार्मनी में है, मीन्स वो शांति में है, वो पीस में है। जो मेरे सारे ऑर्गन्स हैं और जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में मतलब काम कर रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है।
रीअफर्म करना मतलब, अफर्म करना मतलब कहना, और आप दोबारा से अपनी बात को आप रीअफर्म कर रहे हैं, मतलब आप उसको फिर से कह रहे हैं। तो कहना वर्ब है। टू स्टेट मीन्स टू से अगेन दैट समथिंग इज ट्रू, जो आपने कहा था वो मैंने जो पहले कहा था मैंने वो सही कहा था। तो किसी चीज पे पुनः दावा करना, आप उस चीज पे पुनः दावा कर रहे हैं कि भाई देखो जो मैंने कहा था वो सच था, उसको फिर से वैलिडेट कर रहे हैं आप, रिकन्फर्म कर रहे हैं। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, है ना। एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, एंडोर्स करना मतलब उसको सपोर्ट करना। एजर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग, एजर्ट करना, असर्टेटिव होते हैं ना, असर्ट का मतलब होता है कहना, असर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग, लाइक आप उस चीज़ को बहुत फोर्सफुली पावरफुली आप उस चीज़ को कह रहे हैं। तो रिसर्च कॉन्टिन्यूज टू रीअफर्म द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो रिसर्च लगातार उसी बात को रीअफर्म कर रही है, बार बार कह रही है जो बैलेंस लाइफ है उसके बेनिफिट्स को, मतलब आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और आपके इन्वायरमेंट अच्छा है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सब है। तो हर चीज़ मैटर करती है एक हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो रिसर्च उस चीज़ को कंटिन्यू है उसी बात को कहने में। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। सो हॉलिस्टिक मीन्स, हॉलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? कंसीडरिंग द होल सिस्टम नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्ट, मतलब पूरा। हॉलिस्टिक का मतलब कंप्लीट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट होता है, होल सिस्टम हो गया, कंप्लीट इंटीग्रेटेड है, कंप्लीट है वो चीज़, कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं है। सो हॉलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द बॉडी माइंड एंड इमोशन। तो अगर मैंने बोला कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा, तो इसका मतलब हमारी बॉडी सही होनी चाहिए, हमारा माइंड करेक्ट होना चाहिए, और हमारे इमोशंस भी सही होने चाहिए। तो अगर इन तीनों का बैलेंस है तभी हम कह सकते हैं हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट है, कुछ भी चीज़ लैक नहीं कर रही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना आर्टिकल रीड करते हैं। अब आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सेल्फ रीड करिए, ठीक है, और फिर अब हम साथ में रीड करते हैं। चलो, द फ्यूचर ऑफ हेल्थ लाइज इन हार्मनी। तो द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ है मतलब जो हमारे स्वास्थ्य है, उसका जो फ्यूचर है वो किस चीज़ में है? शांति में है, हार्मनी में है। किस किस चीज़ के साथ में हार्मनी, वो देखते हैं। हार्मनी का मतलब पीस होता है, शांति होता है। ओके, एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, ग्रैपल्स मतलब ग्रैपल कर रहा है, मतलब डील कर रहा है, फेस कर रहा है विद राइजिंग लाइफस्टाइल डिसीज। तो वर्ल्ड किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है? वर्ल्ड आपका स्ट्रगल कर रहा है राइजिंग, राइजिंग मतलब उठ रही हैं। अब बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से बीमारियां इंक्रीज हो रही हैं, राइज हो रही हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसमें गिरावट आ रही है ना, आप तो देख ही सकते हो क्या हाल हो रखा है। सोशल फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, चीज़ों का सेपरेट हो जाना, अनकनेक्टेड हो गई, डिवाइडेड हो गई। अब मतलब समझते हैं, जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है? डील कर रहा है, किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है? जो लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिसीज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ रही हैं। इन्वायरमेंटल, एयर लगा के एडजेक्टिव बना दिया। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जो हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, चीज़ें, वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है, सॉइल क्वालिटी ख़राब हो रही है, और जो फैमिलीज़ हैं वो भी ब्रेक हो रही हैं, लोगों का आपस में कनेक्शन टूट रहा है। अब कहाँ आपको लोग कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं? कितनी जॉइंट फैमिलीज़ बची हैं? तो अब ऐसे में अब देयर इज़ अ ग्रोइंग, एक हो रही है, लोगों को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ज़रूरत है दैट रिस्टोरिंग द बैलेंस, अब बैलेंस बिटवीन पीपल एंड द प्लैनेट, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंट्यूशन इज़ अ नेसेसिटी। ओके,
अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वैसे में अब एक ग्रोइंग रियलाइजेशन है, हमें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब ज़रूरत है रीस्टोर करने की, मीन्स वापस उस चीज़ को लाने की, किस चीज़ को बैलेंस बिठा सके हम लोगों के बीच में और प्लैनेट के बीच में, मतलब अपने नेचर के बीच में, ह्यूमन है और जो नेचर है उसके बीच में एक हम बैलेंस बना सके कि जो ह्यूमन जो अपना डेवलपमेंट के नाम पे जो नेचर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके बीच में बैलेंस रहे। हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना करते रहें, कंस्ट्रक्शन ना करते रहें कि एक दिन ऐसा डिस्ट्रक्शन हो कि सब खत्म हो जाए, तो उसके बीच में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। हम तरक्की तो करें, प्रोग्रेस तो करें बट हमें सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखना है ना। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? अगर आप यहाँ से सिर्फ ये वर्ड सस्टेन पकड़ लोगे तो सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। अब मैं जब बचपन में जब हम लोग ने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आता था, जिसको हमने रट्टा मार मार के उसकी क्या बोलते हैं डेफिनेशन को लर्न की थी। तो उस समय किसी ने सही से नहीं बताया कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है, तो हम समझ जाते, नहीं तो रटना ही नहीं पड़ता। ITY लगा है तो ये तो नाउन हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होते हैं जब हम तरक्की तो करें, हम आगे की तरफ तो बढ़ें, लेकिन हम जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएं। मतलब हम कंप्लीटली एट प्रेजेंट ही सब कुछ कंज्यूम ना कर दें, सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर दें। ऐसी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम डेवलपमेंट तो हों लेकिन हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखें, हम सब कुछ खत्म ना कर दें। तो प्रोग्रेस में और सस्टेनेबिलिटी में मतलब आप आगे बढ़िए लेकिन चीज़ें सस्टेन भी रहें, बाकी लोगों के लिए, बाकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी चीज़ें हम बचा के जाएं, उनको दे के जाएं हम। तो इसके बीच में भी बैलेंस की ज़रूरत है, ऐसा अभी हमें रियलाइज़ होने लगा है। और इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी। जब हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं तो अब जैसे टेक्नोलॉजी है ये इनोवेशन है, बट इसके साथ में इंट्यूशन की भी नेसेसिटी है। नाउ व्हाट इज इंट्यूशन? ये मुझे याद है SSC के आई थिंक, हाँ मैं CHSL की क्वेश्चन जो करवा रही हूँ आपको, जो CHSL 2024 के जो मैं आपको वोकैब की क्लास हम करते हैं डेली दूसरे वाले चैनल पे, वहाँ पे ये आया था वर्ड और इसका सिनोनिम पूछा था। इंट्यूशन का मतलब होता है जो आपकी इनर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी गट फीलिंग होती है, जो आपको अपने अंदर से समझ में आ रही है, जो आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना है, इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमारी नेचुरल विजडम है वो भी, उस दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर चीज़ आप सिर्फ इंटरनेट की मदद से करें और आपकी जो दिमाग है वो चलना ही बंद हो जाए, क्योंकि हर बात आप जो अलग अलग ChatGPT है, इतने सारे AI आ गई है, तो सब कुछ आप उनको बोल दे रहे हैं, आपका खुद का ब्रेन कुछ भी नहीं फंक्शन कर पा रहा है। तो अब हमें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन सब के बीच में बैलेंस बनाए रखने की अब ज़रूरत है। ओके, तो ये पूरा समझ में आया। हेल्थ, अब देखो यहाँ पे ये कॉमा के बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो ये हैज़ है। हेल्थ इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, ट्रूएस्ट क्या है? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो ट्रूएस्ट मतलब सबसे बेस्ट जो चीज़ है, मतलब अपने बेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो हेल्थ हमेशा से क्या रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी। हार्मनी का रिफ्लेक्शन मीन्स शांति दिखाता है। कैसे? विद इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी, जो आपकी बॉडी है वहाँ पे पूरी प्रॉपर सब कुछ चीज़ें बैलेंस में काम कर रही हैं। और ह्यूमैनिटी और नेचर मीन्स जो ह्यूमन है और जो नेचर है वो आपस में बैलेंस है, तभी तो हमारी हेल्थ ओवरऑल अच्छे से रह पाएगी ना। क्योंकि अगर हम हेल्दी तभी हैं, अब बॉडी चलो ठीक है फंक्शन कर रही है, जैसे मैंने बोला कि मेरे अभी एरिया में कल तो 500 आपका एक एयर क्वालिटी थी, अब अभी शायद 484 ऐसे ही है, अभी यही चल रही है, ठीक है। अब अगर यही सही नहीं है, मान लो नेचर ही हमारा ठीक नहीं है, नेचर इस समय बीमार है, तो ह्यूमन सही रह सकता है? तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी तभी होगा जब हमारी ह्यूमन बॉडी करेक्ट है, बट उसके साथ हमारा नेचर के साथ में कनेक्शन बैलेंस हो पा रहा है, तभी एक्चुअली में हम प्रॉपर वे में हेल्दी हैं।
ये जो आइडिया है, दिस आइडिया इज सेंट्रल मीन्स मेन टू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड विच व्यू हेल्थ नॉट मेयरली एज द एब्सेंस ऑफ इलनेस बट एज द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो ये लाइन कितने कॉम्प्लेक्स वे में लिखी गई है। ये आइडिया कि हमारी जो हेल्थ में क्या आता है, आपके मेंटल हेल्थ आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ आती है, आपके इमोशंस आते हैं ह्यूमन बीइंग में, और हमारा जो नेचर है, इन दोनों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारी एक्चुअली में हम ओवरऑल हम हेल्दी हैं। सो ये जो आइडिया है ये सेंट्रल है, मतलब ये की है, मेन है, मेजर आइडिया यही चीज़ है, उनका आधार है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी चीज़ के आसपास में घूमता है कि इस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, जो देखता है, व्यू मतलब देखता है हेल्थ को मेयरली मीन्स ना ही, अब नॉट मेयरली मीन्स ना ही सिर्फ, बहुत मेयरली मतलब छोटा सा तुच्छ मान, कि अगर हमें सिर्फ हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है तो मतलब हम हेल्दी हैं, बल्कि एज द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं तभी हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। तो हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, तो आपकी इमोशनली, फिजिकली और मेंटली आप हेल्दी हैं, नेचर के साथ में आपने कोऑर्डिनेट किया हुआ। इक्विलिब्रियम हम क्या पढ़ते थे, बैलेंस पढ़ते थे, तो सब चीज़ें आपस में बैलेंस में है, ये है यहाँ पे। तो ये पूरा आपको समझ में आया। एक दो बार सेल्फ रीड करना है क्योंकि अच्छे से एक मतलब कह सकते हैं कि जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनकी जो वे ऑफ राइटिंग है दैट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने शब्दों को लिखा है। अब देखो क्या होता है ना, द हिंदू में एक स्पेशलिटी होती है कि कम शब्दों में उनको ज़्यादा बात अपनी कन्वे करनी होती है, तो जो द वे ऑफ राइटिंग होता है ना, उसके शब्द इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनका मीनिंग बहुत बड़ा हो जाता है और हमें शब्द बहुत कम दिख रहे हैं, और अगर हम ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश को सीख रहे हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ से डेवलप होती है, जो विद टाइम होती है। अच्छा, अब जैसे मुझे कल बच्चे ने सजेस्ट किया कि मैम हम इसी के साथ में आप हमें ग्रामर भी अपना इंक्लूड करिए, मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। तो इसीलिए मैंने अब हाईलाइट भी कर दिया कि आज की क्लास में मैं इसी पे ध्यान रखूंगी, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मेरे को फिर लगता है अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्लास कहीं मैथ्स ना क्रिएट हो। तो आप देखो आज हम आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि ये एज क्या बता रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ से शुरू है और सब एक्चुअली में सेंटेंस यहीं से शुरू है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि वह थकी हुई थी वह जल्दी सोने चली गई, ऐसे तो हम बोलते हैं। तो वह जल्दी सोने चली गई, क्यों जल्दी सोने चली गई, क्योंकि वह थकी हुई थी, हिंदी में बोलते हैं हम। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी इसीलिए वो जल्दी सोने चली गई। शी वेंट टू बेड अर्ली। अब अच्छा दूसरा देखो, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है कई शहरों में आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये काम होता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पॉल्यूशन राइजेस मैनी सिटीज रिपोर्ट हायर रेस्पिरेटरी डिसीज। अब यहाँ पे एज ने क्या बताया, देखो बहुत सारी जो सिटी हैं उनमें हायर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, है ना, वो नंबर बढ़ जाते हैं। इसका बैकग्राउंड किसने दिया, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड हमें कहाँ से मिला, इस वाली लाइन से। जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, ये कोई यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है, अच्छा हाँ है, बन तो रहा है, ये क्लॉज बन रहा है, पॉल्यूशन इन राइज, एज लगा के यहाँ पे क्यों की बता रहा है, ये रीजन दे रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता है तो इसीलिए ये बढ़ जाता है, ये रीज़न देता है, ये हमें बैकग्राउंड की स्टोरी समझा रहा है। तो जब हम बैकग्राउंड की स्टोरी समझाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे एज के साथ में अपना सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो बिकॉज का सेंस दे रहा है, वाइल का सेंस दे रहा है, कारण बता रहा है हमें, वाइल बता रहा है। तो जब जब ऐसे होता है तब ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे क्योंकि या जैसे जैसे जो वर्ल्ड है वो डील कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है राइजिंग लाइफस्टाइल डिसीज़ के साथ में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ में, सोशल फ्रेगमेंटेशन के साथ में, इसीलिए रीज़न ये हो गया, इसका रीज़न अब ये बता रहा है, इसीलिए अब हमें ये रियलाइज़ होने लगा है कि हमें ज़रूरत है बैलेंस क्रिएट करने की। तो एज क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है, बैकग्राउंड बता रहा है, ठीक है, ओके।
आगे द साइंस ऑफ वेलबींग। साइंस ऑफ वेलबींग का मतलब क्या हुआ, बहुत डिटेल में मैंने कहा ना, साइंस ऑफ वेलबींग का मतलब हुआ टू स्टडी, मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेलबींग। अब वेलबींग मतलब हमारा स्वास्थ्य, तो जो हमारी हेल्थ है, अब हेल्थ में आपको याद रखना है, हेल्थ का मतलब बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं है। आप इमोशनली ठीक है, आप मेंटली ठीक है, आप फिजिकली ठीक है, आप नेचर के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तब आप हेल्दी हैं। सो द साइंस ऑफ वेलबींग मतलब कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो इस चीज़ की जो साइंस है, देयरफॉर इज नॉट न्यू, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इट इज़ द रीडिस्कवरी ऑफ अ ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। अब तो हम रीडिस्कवर कर रहे हैं, दोबारा से खोज रहे हैं वही ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को, अब जिसको हम रीअफर्म कर रहे हैं थ्रू एविडेंस बेस्ड रिसर्च। मतलब हम ट्रेडिशनली जो हमारे पूर्वज हैं, हम अपने वो ऑलरेडी इस चीज़ को मानते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है। ये तो इसीलिए कोई तो साइंस है वेलबींग की, मतलब ये जो साइंटिफिक स्टडी है स्वास्थ्य की, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही है। बस अब हम उस बात को दोबारा से उस बारे में बात कर रहे हैं, उसको रीअफर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक्चुअली में वो साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है। पहले हमारे पास रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने उसको बस एक मिथ बोल दिया है ना, या फिर हमने उसको बस ऐसे ही बोल दिया कि अरे उन लोग को क्या पता है, साइंस सब कुछ है, ऐसे हम लोग बोलते थे तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। तो ये कुछ नया नहीं है। जैसे आयुर्वेदा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन खराब हैं, तो ये पहले से चलती आ रही है, बस अब उसको हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया, मतलब बोला है कि अराउंड 90% जो WHO के मेंबर हैं, मतलब जो देश जो WHO के मेंबर हैं, उनमें से जो 90% जो लोग वहाँ के जो मतलब मान लो वहाँ पे सपोज करो कि 100 नेशंस हैं जो WHO के अंदर रजिस्टर हैं, ठीक है, तो उसमें से 90% यानी 90 ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने क्या यूज़ करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वाली बात बोली है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या चीज़ पे डिपेंड होती है हमारी, कि वो हमको इमोशनली हील करे, वो हमको मेंटली हील करे, वो हमको फिजिकली हील करे। वो सिर्फ हमारे को बीमारी हुई तो जैसे हमने अभी जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं, क्या नाम है उसका, कौन सी जो मेडिसिन होती है, इनको अंग्रेजी दवाई जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सिर्फ हमको फिजिकली ठीक कर दिया, इमोशनल मेंटल नहीं है। बट जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं वो हमें ओवरऑल देखती हैं, कंप्लीट बॉडी को देखती हैं। हाँ, अरे नहीं, जैसे छाले है, आयुर्वेद में हम लोग खाते हैं ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो वो बहुत लंबे समय तक चला, 2-3 साल, और परमानेंटली फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ये होती है आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। उन्होंने पीछे की प्रॉब्लम को कंप्लीटली ख़त्म किया, सिर्फ अभी दर्द हो रहा है तो वो नहीं होता है। तो ये है यहाँ पे। तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ने भी अब इस बात को मान लिया है कि जो उनके यहाँ पे रजिस्टर्ड नेशंस हैं, उसमें से जो 90% नेशंस हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर बिलियंस ऑफ पीपल इट रिमेन्स द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर। फर्स्ट लाइन ऑफ केयर मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट, मतलब उनकी जो पहली राय होती है या जो फर्स्ट वो ट्रीटमेंट लेते हैं वो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन ही होती हैं। खास करके आपके जो लो एंड मिडिल इनकम नेशंस हैं, जहाँ पर ये वाली मेडिसिन आसानी से अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी है उनकी, और उनकी अफोर्डेबिलिटी है, मतलब वो एक्सेस है, मतलब वहाँ पे वो हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन वहाँ पे बनती हैं तभी तो वो ले पाओगे। हमारे यहाँ पे जैसे आयुर्वेद है, हम लोग लेते हैं तो वो क्योंकि प्रेजेंट है ना, हम जा सकते हैं वहाँ पे, वो स्टोर्स हमारे पास में है। तो ये चीज़ें पैरामाउंट है। पैरामाउंट का मतलब है वो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, हाईएस्ट अमाउंट में है। तो अब ये पूरा लाइन क्या बोल रहा है कि जो साइंस ऑफ वेलबींग है, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य की जो साइंटिफिक स्टडी है, ये कोई नई बात नहीं है, बस अब हम उसको साइंटिफिक तरीके से अब हम उसको पेश कर रहे हैं। WHO ने भी ये बात बोली है कि जो उसके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नेशंस हैं उसमें से 90% जो नेशंस हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, उनका फर्स्ट लाइन ऑफ केयर वही होता है, खास करके लो एंड मिडिल इनकम नेशंस में, जहाँ पर ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी होती हैं और अफोर्डेबल भी होती हैं। अच्छा, इट्स वैल्यू किसकी वैल्यू के लिए, इट्स किसके लिए आया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन की वैल्यू के लिए आया है। ट्रेडिशन जो मेडिसिन हैं, हाउएवर, हालांकि एक्सटेंड्स
वेल बियॉन्ड हेल्थ केयर। अच्छा, ये हमारी जो सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये सिर्फ हमारी हेल्थ को नहीं सही करती हैं, इसके अलावा भी इनके अपने फ़ायदे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को, मतलब किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी एनिमल को नहीं, है ना, पूरी चेन को सपोर्ट करती है। न्यूट्रिशनल्स होती हैं फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए। तो यानी ये एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वेयर आया हुआ है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जैसे आप ये बोलते हो ना, यह वही घर है जहाँ मैं बड़ा हुआ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह वही घर है। सो अब आप बोलोगे दिस इज़ द सेम हाउस, या आप बोलेंगे दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है, दिस इज़ द हाउस जहाँ मैं बड़ा हुआ। अब जहाँ के लिए क्या लगाएं हम? जहाँ मतलब ये एक जगह को दिखा रहा है, ये प्लेस को दिखा रहा है। अच्छा, कहाँ 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 का आंसर जो देता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कहाँ का आंसर जो देता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये इस घर का आंसर दे रहा है जहाँ मैं बड़ा हुआ, तो फिर हम क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, ये इस बता रहा है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब होता है तो क्वेश्चन थोड़ी लगाते हैं, तो फिर हम बोलेंगे वेयर आई ग्रू अप, ये वही घर है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, ग्रू अप। तो ये वेयर क्या है? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये जहाँ मैं बड़ा हुआ, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है। तो अब इसीलिए इसका जो आगे वाला सेंटेंस होगा वो अपने नॉर्मल में होगा, वो आपका इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, वो आपके नॉर्मल असर्टिव में होगा, है ना, या फिर वो नेगेटिव होगा बट वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर लेगा। डेक्लेरेटिव मतलब आप कह सकते हैं अपना, हाँ असर्टेटिव सही तो है, अफर्मेटिव में सोच रही थी, सॉरी। तो ये ठीक है, हमारा यहाँ पे डेक्लेरेटिव बनेगा ये सेंटेंस। तो ये वही घर है जहाँ मैं बड़ा हुआ, तो ये जो वेयर है ये हमारे एडवर्ब को दिखा रहा है। जैसे दूसरा देखो, यह वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे, तो दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, दिस इज द प्लेस, कौन सी जगह? जहाँ। तो ये कहाँ का आंसर दे रहा है, तो ये वेयर यहाँ पे एडवर्ब हो गया, वेयर वी फर्स्ट मेट। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट met, this is the place where we first met, जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। क्या आप बता सकते हैं स्टेशन कहाँ है? अब इसका कैसे बना देंगे? क्या आप बता सकते हैं मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टेशन कहाँ है? लोकेशन हम पूछ रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पे वेयर लगा दिया। तो फिर अब आगे आप फिर दोबारा से आप इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, इसको डिक्लेरेटिव ही रखेंगे। मतलब ये वाला पार्ट क्वेश्चन का है तो आपने ठीक है, बट जब आप लोकेशन पूछ रहे हैं सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो फिर आप नहीं लगाएंगे उसको, क्योंकि एडवर्ब है, इंटरोगेटिव में नहीं है ये। तो वेयर द स्टेशन इज, सो कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज। तो ये वेयर क्या है? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप, ये वही घर है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, ये वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले। एक सेंटेंस बनाओ। इंग्लिश में तो आ रहा है, हिंदी में एग्जैक्टली मेरे को नहीं निकल पा रहा है। तो दिल्ली में, चलो मेरा थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है, हिंदी में थोड़ा सही से नहीं आ पा रहा है। तो ये वही जगह है दिल्ली की जहां हम पहली बार मिले, ये बता देना कैसे बनाओगे, बना देना इसको, ठीक है। या एक दो सेंटेंसेस अपने इजी वाले से खुद ही बना के मेरे को कमेंट में दे देना, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कि जब हम इसे सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं तो फिर इसके बाद में हम लोग नॉर्मल सेंटेंस रखते हैं, इंटरोगेटिव नहीं होता है। और जैसे हिंदी में बोलते हैं ये वही घर है जहाँ मैं बड़ा हुआ,
हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं चाबी कहाँ पर है? ये बताना ज़रा। क्या आप मुझे बता सकते हैं गाड़ी की चाबियाँ कहाँ हैं? या क्या आप मुझे बता सकते हैं गाड़ी की चाबियाँ कहाँ हैं? इसको ज़रा बना के बताना मुझे। आगे देखो, द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एज अ साइंटिफिक एंड सोशल एसेट took a decisive step in August 23 when the first WHO Global Summit on Traditional Medicine was held in Gandhinagar, Gujarat, alongside the G20 Health Ministerial Meeting. अब आप देख रहे हैं कि अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, बॉडी के कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है, इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट की बात करता है, उनके बैलेंस के बात करता है। और यही ग्रोइंग रिकॉग्निशन जो है, ये जो रिकॉग्निशन, ये जो पहचान है जो बढ़ रही है, जो मिल रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन को एज अ साइंटिफिक एंड सोशल एसेट। एसेट का मतलब होता है आपकी कोई मूल्यवान चीज़, आपका मतलब वो जो आपका एसेट है, मतलब वो आपका धरोहर है, आपका सामान है। लाइबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको साइंटिफिक एंड सोशल एसेट की तरह जो उनकी रिकॉग्निशन हो रही है, उनको पहचान मिल रही है। तो उसी चीज़ में एक बहुत डिसाइसिव स्टेप, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया था अगस्त 23 में। जब अब देखो ये टाइम बता रहा है, अगर ये कहीं अगर हम बोलते हैं टुक अ डिसाइसिव स्टेप इन गांधीनगर, और सपोज करो कि गांधीनगर यहाँ आ जाता, यहाँ हम गांधीनगर लिख देते। अब गांधीनगर क्योंकि जगह हो गई, अब जगह हो गई है, तो अब हम यहाँ पे वैन ना लगाते, अब हम लगाते वेयर, जहाँ पर गांधीनगर, जहाँ पर पहली WHO ग्लोबल समिट हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में। समझ पा रहे हो आप? अगर यहाँ पे प्लेस आ जाता तो हम यहाँ पे वेयर लगा देते, जहाँ पर गांधीनगर, जहाँ पर पहली बार ग्लोबल समिट हुआ था। और अगर हमने यहाँ पे ईयर, यहाँ पे टाइम लगाया हुआ है तो फिर हमने वैन लगा दिया, क्योंकि कब आओगे, समय के बारे में पूछ रहे हैं तो टाइम हो गया, तो टाइम आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये जब आपका पहली बार WHO ग्लोबल समिट हुई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में गांधीनगर, गुजरात में, और किस चीज़ के साथ साथ में G20 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग के साथ में। एक ऐसी मीटिंग जिसमें वो मीटिंग जिसने आपके मिनिस्टर्स, साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स और कम्युनिटीज़ को अलग अलग कंट्रीज़ की, उनको एक साथ ले आए और क्रिएट कर दिया एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट कि हाँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में एक बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट आ गया। ठीक है, और क्योंकि देखो मिनिस्टर्स, अलग अलग देश के मिनिस्टर्स, क्योंकि G20 समिट के साथ में हुई थी, तो वहाँ के जितने भी आपके मेंबर्स प्रेजेंट थे वो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। तो ये काफ़ी एक इम्पैक्टफुल हो गई मीटिंग, जिसमें एंकरेज किया गया कि जो हमारे एक्शंस होंगे वो किस चीज़ पे आधारित होंगे, हमारे डेटा पे, मतलब साइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट की बात हो रही है। हम प्रिपेयर द फाउंडेशन फॉर एडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम इन अ साइंटिफिक एंड एविडेंस मतलब बेस्ड वे। तो अब इसमें क्या बोला गया, और एंकरेज एक्शंस बेस्ड ऑन डेटा, जो हमारे एक्शंस होंगे वो किस चीज़ पे आधारित होंगे, डाटा पे होंगे। और हम प्रिपेयर करेंगे एक फाउंडेशन जिसमें हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सिस्टम में इंक्लूड कर सकें एक साइंटिफिक और एविडेंस के थ्रू। कि हाँ देखो, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये खाने से, पैरासीटामोल खाने से फीवर चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक आपकी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है। सेम ऐसे ही ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी अब ट्रेडिशनली मेडिसिन को सिर्फ ट्रेडिशन की तरह नहीं, बल्कि मेडिसिन उनको साइंस अगर उसमें जुड़ जाएगा तो फिर ओवरऑल चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एज अ वर्ल्ड गैदर्स, देखो अब आगे फिर से दिया हुआ है, जैसे आपका वर्ल्ड गैदर हुआ दोबारा से, और जिन्होंने शेयर्ड कमिटमेंट टू अंडर आ शेयर्ड कमिटमेंट, मतलब सबका सेम कमिटमेंट था, एक जैसा ही कमिटमेंट था। किस चीज़ को लेके, हम रिस्टोर करेंगे बैलेंस किसके बीच में, हमारे नेचर के बीच में, बॉडी, हमारे ह्यूमन बीइंग के बीच में, है ना। सो इंडिया का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। प्रोफाउंड मतलब बहुत डीप है, बहुत गहरा है, कि जो हेल्थ है वो हील करनी चाहिए, ना कि हार्म करनी चाहिए। मीन्स जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो मेडिसिन जो हम ले रहे हैं, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, वो हमारी बॉडी को हील करे, मतलब उसमें सुधार करे, उसको सही करे, ना कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों जिससे हम और बीमार हो जाएं।
प्रोग्रेस जो हम तरक्की करें वो सस्टेन हो, ना कि कंज्यूम हो, कि हम अभी प्रेजेंट में सारा कुछ कंज्यूम कर लें और फ्यूचर के लिए कुछ सस्टेन ना करके जाएं, कुछ छोड़ के ना जाएं। प्रोग्रेस आगे बढ़ती रहे, आगे की जनरेशन्स के लिए भी हो। और साइंस को सर्व करना है, ना कि सेपरेट करना है। मतलब साइंस को लोगों को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे अभी हम लोग साइंस को ट्रेडिशन के साथ में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे साइंस को सर्व करना है, ना कि चीज़ों को आपस में सेपरेट कर देना है। ठीक है। सो अच्छा, बहुत अच्छा पैसेज था, अच्छी मतलब राइटिंग में लिखा हुआ है। अगर इसी पैसेज को मैं बहुत सिंपल राइटिंग में देखूं तो यही लाइन समझने के लिए हमें पैसेज की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और देखो यार, डीप में अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो वो इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि आप अपनी ब्रेन को जितना पुश करोगे वो उतना ही आगे बढ़ेगा। अब जितना इसको छोड़ दोगे, जितना आसान चीज़ें इसको देते रहोगे, ये आसान चीज़ें लेता रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को कितना कहाँ ड्रॉ करते हो। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ और आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्टडी के फॉर्म में तो कोई बाउंड्री ही नहीं रखनी है। हमेशा अपने आप को पुश करते रहो, अपने लिमिट्स को हमेशा क्रॉस करते रहो। ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आप सेल्फ रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो हर एक तरीके की इंग्लिश है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, हर वे में आपकी इंग्लिश यहाँ से इम्प्रूव होगी। उसके लिए आपको रेगुलर रीडिंग करते रहना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहना है। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैम ये थोड़ा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आपका हर एक सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो, मार खाओगे मेरे से। चलो अपना ध्यान रखो। टेक केयर एवरीवन।